हाँ जी, आप बोलिए। क्या अब आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ जी, अगर आप आ रही है तो फिर मुझे बताइए ताकि मैं अपनी बात जो है वो कंटिन्यू करता हूँ। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है लाइव जाने का, तो मुझे इस लाइव स्ट्रीम का, स्ट्रीम यार्ड का ज़्यादा पता नहीं है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि मैं शायद कोई गड़बड़ कर रहा हूँ, कोई मिस्टेक हो रही है मेरे से। अच्छा, अब काफ़ी लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि क्लियर साउंड आ रही है। ओके, चलें अब अपनी बात जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं। मेरी सॉरी, मैं बहुत माज़रत चाहता हूँ कि मुझे 10 मिनट लग गए इस चीज़ को फ़िगर आउट करने में। मैं कोई थोड़ा टेक्निकल मामलों में जो है थोड़ा मेरा हाथ कमज़ोर है। तो मैं पहली दफ़ा ये एक्सपीरियंस कर रहा था लाइव स्ट्रीम पे बैठने के लिए। हाँ, वीडियो मैंने खुद ऑफ की हुई है, क्योंकि मुझे मेरे पास एक ही लैपटॉप है, तो उसी लैपटॉप से फिर मुझे साथ में सामने भी रखना पड़ रहा है और सारी चीज़ें भी पड़ रही हैं। तो इस वजह से मैंने अपनी वीडियो ऑफ की हुई है। माज़रत चाहता हूँ, मैं वीडियो आज शो नहीं कर सकूँगा। अम, लेकिन ये है कि कुछ 2-4 इम्पोर्टेंट बातें थी जो मैंने आप लोगों से करनी थी। अ, उनमें सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात तो ये थी, नहीं, हाँ, ठीक है, आप कह रहे हैं कि चलेगा, लेकिन ये है कि काफ़ी सारे लोगों को इतराज़ भी होता है कि वीडियो शो हो। माज़रत, अगर मेरे साथ गालिब कमाल जी या कोई और बैठे होते तो फिर वो स्ट्रीम से ना उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे होते हैं, तो फिर मैं मेरे लिए फ्री होता है कि मैं अपने लैपटॉप को जो है वो थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। लेकिन आज मैं अकेला बैठा हूँ तो मैं कर नहीं पाऊँगा। तो पहले ऑडियो के लिए जो भी इश्यू हुआ उसके लिए मेरी तरफ से आपको अपॉलॉजी एक्सेप्ट कीजिए, माज़रत चाहता हूँ, आपको ठीक से आवाज़ नहीं आ सकी। जिन इश्यूज़ पर बात करनी थी उन इश्यूज़ में एक तो 2-4 इंसिडेंट हुए हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, उन पर बात करनी थी, फिर गालिब साहब से रिलेटेड कुछ बात करनी थी, फिर कुछ क्वेश्चन्स आए हुए थे उनसे रिलेटेड बात करनी थी, फिर अमेरिका में जो नस्ली फसादात हुए हैं, या जो अभी जॉर्ज फ्लॉयड वाला इंसिडेंट हुआ है, उससे रिलेटेड बात करनी थी। फिर पाकिस्तान में आजकल एक टीवी पर ड्रामा चल रहा है अर्तगरल के नाम से। ये टर्किश ड्रामा है और इस टर्किश ड्रामे ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई है। तो इस पर भी जो है वो मैंने 2-4 चीज़ें कहनी थी। चलें, आगे चलते हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों ने मेरे चैनल की मेंबरशिप को एक्सेप्ट किया, मेंबर बने, उन सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, उन सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये काफ़ी सारे लोग हैं, तकरीबन अब मेरे पास 31 मेंबर हो गए हुए हैं, जिनमें संतोष राव हैं, बेस्ट क्रिप्टो हैं, अशोक कुमार हैं, आर्या रवि हैं, राजेश सिंह हैं, कृष्ण तिवारी हैं, बंधु गायकवाड़ हैं, एपी रेड्डी, अर्जुन सिंह, एवीएस, एक्यू, उसके अलावा गौरव योगेश्वर हैं, अमितो जी हैं, तपेश्वर बराइक हैं, डॉक्टर अशोक मिश्रा हैं, बपिन हैं, गौरव चौहान, उसके अलावा प्रणय कश्यप हैं, ट्रिपल के हैं, सुनील तिवारी हैं, अविनेश आचार्य हैं, कुलदीप तिवारी हैं, पुष्परूप बराड़ हैं, उसके अलावा शिव शंकर, उमा शंकर हैं, थैंक्स के हैं, मुनीक हैं, श्री विष्णु हैं, प्रहार मोहिंता है, उसके अलावा तनेजा हैं, और कौन है, उसके अलावा प्लेसिड मेंडेज और ह्यूमन बीइंग के नाम से आईडीज हैं। ये कोई 31 मेंबर हैं, इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए। और साथ ही साथ जिन लोगों ने मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट किया है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास कोई 10-12 मेंबर अभी पेट्रियन पर भी हैं। तो अगर मुझे आप लोग चैनल की मेंबरशिप के थ्रू या पेट्रियन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। और दूसरी जो रिक्वेस्ट आप लोगों से थी कि अगर जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो घंटी का बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशंस को जो है वो ऑन करना मत भूलिए। उससे क्या होगा कि मेरी जो लाइव स्ट्रीम्स जाती हैं या जो मेरी वीडियोस होती हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मैंने अभी कुछ 1-2 महीने से एक सिलसिला शुरू किया था क्वेश्चंस लेने का। अब उसमें 2 इश्यूज आ रहे हैं। मैंने इस इश्यू को लास्ट टाइम भी एड्रेस किया था। एक इश्यू ये आ रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग तो वो क्वेश्चंस करते हैं जिनके मेरे पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी ही जवाब दिए जा चुके होते हैं। उन वीडियोस में उनका आंसर पड़ा होता है। तो प्लीज कोशिश ये किया करें कि उन वीडियोस को पहले देख लिया करें।
ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका ऑलरेडी मैं जवाब दे चुका हूँ। दूसरी बात ये है कि प्लीज मेरी जात, मेरी पर्सनालिटी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन ना किया करें। अब कुछ अजीब किस्म के सवालात आ रहे थे। मुझे मेरी एक पेट्रियन पे सपोर्टर हैं, रूपा कुमार आर्या जी। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे एक स्क्रीनशॉट भेजा, मुझे बड़ी हैरत हुई। अब एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि किस तरह के फनी क्वेश्चन मेरे से किए जाते हैं। मुझसे क्वेश्चन किया गया कि स्पार्टैकस भाई आपका खतना हुआ है क्या? अ, बचपन में आपकी टोपी काटी गई थी क्या? मतलब इस तरह के क्या सवाल है? तो जो इंटरेस्टेड थे, मुझे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो मैं बता देता हूँ कि स्पार्टैकस ने पहले जो को 20, 22, 23 साल की जिंदगी गुजारी है वो एज अ मुस्लिम गुजारी है। तो कोई मुस्लिम जो है वो मुस्लिम लड़का तो इस चीज से बच नहीं सकता। हाँ, वो आपको फनी स्टोरी ये सुना देता हूँ कि जब काटी जा रही थी तो जो काटने वाला था उसके मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि भाई माफ कर दे, इतनी अच्छी सी तो है, क्यों काट रहा है? फिर वो ये भी रिक्वेस्ट की थी कि यार मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे, तेरे तेरे बेटे का दोस्त हूँ, क्यों जुल्म कर रहा है? लेकिन माफी नहीं मिली थी। तो ये इस तरह के सवाल जो है ना वो प्लीज मत किया करें। अम, अगली बात अगली बात जो है वो मैं 2-3 दिन से ना तो ठीक से खाना खा पा रहा हूँ और मैं ना ठीक से सो पा रहा हूँ। मेरा मैं मेंटली तौर पे या इमोशनली तौर पे ना एक बहुत सेंसिटिव इंसान हूँ। पाकिस्तान में 2 वाक़ये हुए। उन 2 वाक़यों में एक वाक़या ये था कि कुछ अमीरज़ादों के पास कुत्ते थे और वो पार्क में अपने कुत्ते घुमाने के लिए ले जाते हैं और उसी पार्क में एक छोटा-सा बच्चा होता है जो वहाँ पर गुब्बारे यानी बैलून्स बेच रहा होता है। तो वो उस बच्चे पे अपने कुत्ते छोड़ देते हैं। वो कुत्ते उस बच्चे को काट लेते हैं और मुझे आज कहीं पे मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा था, ये 2-3 दिन पहले की बात है। आज कहीं पे न्यूज़ पढ़ रहा था कि वो बच्चा जो है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उस बच्चे की डेथ हो गई है। दूसरा वाकया, मैं कल एक वीडियो देखता हूँ कि पाकिस्तान के ही एक कराची की सिटी में एक दाढ़ी वाला आदमी है, उसके पास एक गाड़ी है और उस गाड़ी के पीछे वो एक जिंदा कुत्ते को बांध के घसीट रहा है और वो घसीटते घसीटते उस कुत्ते की स्किन जो है वो उतर जाती है, कुत्ते की कुत्ता मर जाता है। फिर तीसरा इंसिडेंट जो होता है वो आपकी इंडिया की केरला स्टेट में होता है, जो हाथी के साथ वाकया हुआ कि हाथी किसी गांव में घुस गई। हथनी थी वो, फीमेल थी वो घुस जाती है किसी गांव में और वो पाइनएप्पल के अंदर फायर क्रैकर भर के जो है वो उसको खिला देते हैं और वो फायर क्रैकर उसके मुंह में फटते हैं, उसका मुंह सारा सारा इंजर्ड हो जाता है, जख्मी हो जाती है। 3 दिन वो पानी में खड़ी रहती है। मैं ये सोचता हूँ कि हम इंसान जो थे, हम इंसानों को एक बेहतर इंसान बनना था, इस धरती का वारिस बनना था, इस धरती को इम्प्रूवमेंट करने में, इसकी सुरक्षा करने में, इसकी हिफाजत करने वाले हम लोग थे। मैं इन सारे वाकयात को देखता हूँ जब पाकिस्तान में और इंडिया में, तो मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग किधर चले गए हैं? हमारे अंदर की इंसानियत कहाँ चली गई है? अक्सर हारिस के साथ या गालिब के साथ मेरी प्राइवेटली बात हो रही होती है या दोस्तों के साथ बात हो रही होती है, तो मैं ये कहता हूँ कि यार इस धरती पर सबसे ज्यादा जो इन जो बेस्ट क्रिएचर है वो इंसान है और साथ ही साथ जो वर्स्ट क्रिएचर है वो भी इंसान ही है। लेकिन आज मैंने ये जो 3 वाकये देखे हैं, एक चौथा वाकया और भी मैंने देखा है कि खैर उसका इतना ज्यादा मैं नहीं करूंगा जिक्र, क्योंकि वो मैं आगे फिर बात नहीं कर पाऊंगा। इस हद तक वो तकलीफ और दुख होता है ये सारे वाकयात पढ़ के कि हम लोग क्या वाकई बेस्ट क्रिएचर हैं? क्या हम हम कहीं सिर्फ वर्स्ट क्रिएचर तो नहीं बन गए? हमारे अंदर हमारे अंदर बेस्ट वाली क्या चीज बच गई हुई है? और खास तौर पे हमारे जो जो लोग हैं, सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, जो पाकिस्तान के, इंडिया के या नेपाल के लोग हैं, हम लोग तो एक ऐसी सिविलाइजेशन के अपने आप को वारिस कहते हैं, मानते हैं, जो
जिसके अंदर इंसानियत कूट-कूट के भरी हुई है। हम लोग ऐसे रिलिजन के फॉलोअर खुद को कहते हैं, खास तौर पे इंडिया में जो जो बुद्धिस्ट हैं या जैन हैं, ये जो हिंदुइज़्म है, यहाँ पर तो पशु-पक्षियों को भी जो है ना वो उनको हार्म करने की इजाज़त नहीं है। मुसलमानों की तो मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि उनकी क्या तरबियत है, उनकी क्या कुछ है। लेकिन एक और चीज़ जो मेरे लिए सरप्राइज़िंग हो जाती है, वो ये होती है कि केरला स्टेट जो है, वो सबसे ज़्यादा पढ़ी-लिखी स्टेट है। 90 प्लस जो है वो लिटरेसी रेट है। तो फिर कहाँ गई वो आपकी लिटरेसी? फिर उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी आर्टिकल्स आ रहे हैं कि जी इसको वो फार्मर वर ट्राइंग टू फीड द वाइल्ड बोर एंड दिस एंड दैट। यार जो भी है, 3 दिन वो पानी के अंदर खड़ी रही है। अगर चलो मान लिया कि आपने गलती कर दी थी, तो वो 3 दिन में उसको क्या रेस्क्यू या ट्रीटमेंट नहीं दी जा सकती थी? तो प्लीज़ इस तरह की थ्योरीज़ सामने मत लेकर आएँ। आप सिर्फ़ एक्सेप्ट करें कि हम लोग जो हैं, हम लोगों से बड़ा दरिंदा ही कोई नहीं है। अगली बात बस इतना सा कहना था कि प्लीज़ अगर कोई इस तरह का वाक़या होता है, तो जितनी आपसे हेल्प हो सकती है या जो आप लोग कुछ कर सकते हैं अपनी तरफ से ज़रूर एफ़र्ट करें। 3 दिन में उसको बचाया जा सकता था। ये कोई कोई वजह नहीं थी कि हम लोग उसको ना बचा सकते। हम नहीं बचा सके क्योंकि हम अपने अपनी ज़ात तक तो ह्यूमन है, लेकिन अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी स्ट्रीट के अंदर, अपने कंट्री के अंदर फिर हम उस ह्यूमैनिटी को कंट्रीब्यूट करने में फ़ेल हो जाते हैं। तो फिर उस हमारी ह्यूमैनिटी का फ़ायदा कोई नहीं है जो सिर्फ़ हमारी ज़ात तक महदूद हो। हारिस साहब आपने जॉइन किया है पाकिस्तानी मुल्क, बहुत शुक्रिया। नो एलिफेंट डिड नॉट सर्वाइव शी डाइड आफ्टर 3 डेज़। अ, फिर एक और चीज़ अगला जो इश्यू मैंने जिस पे बात करनी थी वो था गालिब कमाल के हवाले से मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप इनको मत लिया करें अपने चैनल पर क्योंकि ये इनको इंडिया की पॉलिटिक्स का नहीं पता। देखिए, बिल्कुल ये बात सच है कि गालिब साहब को इंडिया का पॉलिटिक्स का नहीं पता। लेकिन गालिब साहब की जो स्टडी है, गालिब साहब का जो नॉलेज है इस्लाम से रिलेटेड, जूडाइज़्म से रिलेटेड, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड, फिर गालिब साहब की जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी का सफ़र है और फिर उनकी जो स्टडी है वो मैंने कहीं पर पढ़ा था पता नहीं ये मुस्लिम कोट है या किसी किसी दूसरे रिलीजन का कोट है जहां पर ये लिखा हुआ था कि इल्म जो है ना जो नॉलेज है वो आपको कहीं से भी मिल रहा हो उसको ले लेना चाहिए उसको नो नहीं करना चाहिए गालिब को से जो है ना वो मेरे अपने जाती तौर पर इस टॉपिक पर को लेकर बहुत ज्यादा इख्तलाफ होता है वो उनके साथ मेरी इस बात पर बहस होती है क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं कि उनको जो है ना वो इंडिया की पॉलिटिक्स का ठीक से अंदाजा नहीं है बल्कि इंडिया के जो बाकी इश्यूज हैं उनका भी उनको ठीक से अंदाजा नहीं है तो मैं उनको बताने की कोशिश करता रहता हूँ बताता रहता हूँ जितना मेरे से मुमकिन होता है अगला इशू जो आ रहा है वो मैंने जब कम्युनिटी टैब में क्वेश्चंस पोस्ट किए थे पिछली 3 क्वेश्चंस के लिए जो पोस्ट लगाई थी पिछली 3 जो पोस्ट्स हैं उनमें कंटिन्यूअसली एक ही क्वेश्चंस बहुत बार बार रिपीट हुआ है और वो ये हुआ है कि अ, अगर हिंदू लड़का है तो क्या वो मुस्लिम लड़की से शादी कर सकता है तो क्यों कर सकता है और क्यों नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता सिमिलरली लड़कियों ने भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था और लड़कों ने भी ये पूछा हुआ था मेरे चैनल पर एक वीडियो पड़ी हुई है वाई मुस्लिम के नॉट मैरी नॉन मुस्लिम कि एक मुस्लिम जो है वो नॉन मुस्लिम से शादी क्यों नहीं कर सकता इसमें ये 11 मिनट की वीडियो है मैंने डिटेल के साथ हर चीज एक्सप्लेन की है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो उसके क्या फायदे हैं और उसके क्या नुकसान है और शादी कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं नहीं कर सकते तो कैसे नहीं कर सकते वो बहुत डिटेल के साथ जो है वो मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है उस वीडियो में तो प्लीज वो वीडियो जाके जरूर देखिए आप लोगों के जो है ना वो इस आंसर का आपको कंप्लीटली और डिटेल के साथ जवाब मिलेगा अगला टॉपिक जो जिस पर मेरे से बहुत ज्यादा लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ था कि जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ पर जो है वो आप क्या कह सकते हैं क्या क्या चल रहा है अमेरिका में और फिर बहुत सारे लोगों ने इस पर ये भी कमेंट किया था कि
ये जो है सिविल राइट्स मूवमेंट के बाद जो 50s और 60s के टाइम पीरियड में सिविल राइट्स मूवमेंट हुई थी, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है और बहुत बड़ा अमेरिका में जो है वो कोई इनकलाब आने वाला है। अ, तो मेरे ये मैंने कल गालिब कमाल साहब लाइव बैठे हुए थे, तो गालिब कमाल साहब ने मुझे रिक्वेस्ट की कि बात करनी है तो आ जाओ, तो फिर मैंने ज्वाइन किया, उनको 2 मिनट बात की और मैंने इसी टॉपिक पर बात की थी और मैं शायद इसको रिपीट कर देता हूँ जो मैंने कहा था। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका की जो रिसेंट हिस्ट्री है उसमें पहली दफा ये नहीं हुआ कि कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। इस पिछले 2 3 4 सालों में ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए हैं, लेकिन इस वाकये को जो है वो सबसे ज्यादा हाइप मिली है और इस वाकये पर सबसे ज्यादा रिएक्शन आया है। अ, उस रिएक्शन की वजह जो है वो मेरे ख्याल में डायरेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप है। और वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप इसलिए है कि मेरे ख्याल में अमेरिका की हिस्ट्री में शायद ये कोई बहुत लंबे अरसे बाद कोई इस तरह का प्रेसिडेंट आया है जिसने खुल के रेसिज्म को भी हवा दी है, खुल के वाइट सुप्रीमिस्ट को जो है वो सपोर्ट किया है। और इस खुल के सपोर्ट के नतीजे में जो है ना वो अमेरिकन सोसाइटी बहुत ज्यादा डिवीजन की तरफ चली गई है। और जब ये वाकया हुआ तो उसके बाद जो है ये सारी चीजें सामने आने लग गई और ये पूरे अमेरिका में पहली दफा इस तरह का शायद हो रहा है कि एक ऐसी मोमेंट चल निकली है कि जिसके अंदर ना सिर्फ ब्लैक हैं बल्कि उनके अंदर लैटन्स भी हैं, फिर उनके अंदर एशियंस भी हैं, साउथ एशियंस भी हैं। सारे लोग जो है ना वो मिलके इस चीज को कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस मोमेंट में और जो अमेरिका की जो सिविल राइट मूवमेंट थी, इसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और वो जमीन आसमान का फर्क ये है कि जो सिविल राइट मूवमेंट थी, सिविल राइट मूवमेंट क्या थी, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि अब्राहम लिंकन ने स्लेवरी तो खत्म करवा दी, लेकिन इससे पहले कि अब्राहम लिंकन जो स्याह फार्म लोग हैं, ये जो ब्लैक पीपल हैं, इनको राइट्स दिलवाता, उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई। फिर एक लंबी जदोजहद, लंबी एफर्ट की ब्लैक लोगों ने, लेकिन वो एक कंबाइंड नहीं थी, छोटे छोटे सिटीज तक लिमिट थी, छोटे छोटे स्टेट्स तक लिमिट थी। इनके पास ना तो वोटिंग का राइट था, ना इनके पास हाउसिंग का राइट था, ना इनके पास एम्प्लॉयमेंट का राइट था, इक्वल सिटीजन का राइट नहीं था। ये अगले तकरीबन 100 साल इन लोगों ने अ, अपनी जो जदोजहद है, जो एफर्ट है वो जारी रखी। फिर 1954 में आके इन लोगों के पास एक एक सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू होती है। फिर उस सिविल राइट्स मूवमेंट में की जो लीडरशिप थी, जो जो इस आज की मोमेंट है, ये जो सिविल राइट की मोमेंट है, उसमें जो मेजर डिफरेंस है वो लीडरशिप का डिफरेंस है। और लीडरशिप का डिफरेंस ये है कि उस वक्त मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, उसके अलावा रोजा पार्क्स थी, मेल्कम एक्स थे, मोहम्मद अली थे, डोरथी हाइट थी, बॉब डिलन थे, एला बेकर थी। इस तरह के मतलब कुछ 40 50 लोग थे जो उस 14 साल के मोमेंट में लीडरशिप को लेकर चलते रहे। और उसका एडवांटेज ये हुआ कि जो गवर्नमेंट थी, उन लोगों को पता होता था कि हमने किससे जाकर बात करनी है, हमने निगोशिएट किससे करना है, हाँ, और इन लोगों के जो है वो मुतालबात है वो क्या है। आज की जो मोमेंट है, जो मोमेंट चल रही है, इस मोमेंट के पास लीडरशिप ही कोई नहीं है, इन लोगों के पास डायरेक्शन ही कोई नहीं है। हाँ, मकामी तौर पर तो इन लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा जी आज हमने कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन क्या मुतालबा करना है वो इनको पता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही स्लोगन उठाया जाता है कि जी ब्लैक लाइव्स मैटर, ब्लैक लाइव मैटर। लेकिन उस ब्लैक लाइव मैटर को अगर हम लेकर चलें भी तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या करवा सकते हैं? कोई भी नहीं करवा सकते। वो इस वजह से नहीं करवा सकते कि जो अमेरिका में जो पुलिस है वो ना तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर होती है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होती है, बल्कि ये डायरेक्ट सिटी जो मेयर होता है उसको रिपोर्ट करती है। और फिर लूटिंग का एलिमेंट भी इस वजह से आ जाता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा यूथ है, डायरेक्शनलेस यूथ है। ऊपर से ये कोरोना की वजह से हर बंदा जो है वो बोर होके बैठा हुआ था। तो
बाहर निकल आए और बस ठीक है जी, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई मुतालबा नहीं है, कोई पता नहीं है, चलो जी ठीक है, हो रहा है। उस मोमेंट में ये था कि बाकायदा उन लोगों को इंस्ट्रक्ट किया जाता था कि अगर आपके ऊपर पुलिस अत्याचार करती है, टॉर्चर करती है, आपने वो टॉर्चर सहना है, आगे से रेजिस्ट नहीं करना। उन लोगों को पता था कि हमारे मुतालबात क्या हैं। फिर उस मोमेंट में ये था कि तकरीबन 90% के करीब जो लोग थे, वो सारे के सारे स्याह फाम लोग थे, ब्लैक लोग थे। तो मतलब इंटररेशियल चीज नहीं थी। और फिर उनको ये पता होता था कि आज हमने कहाँ से शुरू करना है, कहाँ लेकर जाना है। तो ये जमीन आसमान का फर्क है। आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसमें सिर्फ एक चीज जो मुझे पॉजिटिव नजर आ रही है, वो पॉजिटिव ये चीज नजर आ रही है कि अभी 2 दिन पहले जो है, कुछ सिटी जो पुलिस चीफ्स हैं, उन्होंने खुल के पुलिस पर तनकीद की है। हालांकि पहले ये कभी नजर नहीं आता अमेरिकन हिस्ट्री में कि अगर आप देखें तो अगर पुलिस की तरफ से कोई ब्रुटैलिटी होती है, तो आपको कहीं पर भी ये नजर नहीं आएगा कि पुलिस की जो है वो पुलिस पुलिस पर ही क्रिटिसाइज कर रही है। इस दफा ये हो रहा है कि पुलिस ने जो है वो पुलिस पर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है होपफुली कि शायद रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में थोड़ी बहुत तब्दीली आएगी और थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को हमें मिलेगी। तो होपफुली उम्मीद है कि ये कुछ ना कुछ इसका होगा। लेकिन ज्यादा को बहुत बड़े पैमाने पर कोई तब्दीली आएगी, वो जो है मुझे नहीं लगता कि आएगी। एक चीज का जो मुझे थोड़ा सा होपफुल हो गया हूँ, वो ये हो गया हूँ कि इससे जो डोनाल्ड ट्रंप की जो रेशो है, मुझे उस वो रेशो थोड़ी गिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डेमोक्रेट्स के पास कोई कोई ढंग का बंदा ही नहीं है, उनके पास कोई रोड मैप ही नहीं है। जो बाइडन वो वाइस प्रेसिडेंट पहले रह चुके हुए हैं, लेकिन जो बाइडन कैसे हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो उस लेवल पर जो है वो इसको रिपब्लिकन्स को कम्पीट कर पाएंगे, या शायद डेमोक्रेट्स दोबारा पावर में आ सकेंगे। मुझे जाती तौर पर तो नहीं लगता, लेकिन यू नेवर नो, ये आगे आने वाला वक्त जो है वो बताएगा। अगली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था, वो था हमारा पाकिस्तान में एक ड्रामा आजकल चल रहा है तरल के नाम से। पहली बार नहीं हुआ कि पाकिस्तान में कोई टर्किश ड्रामा चला है, लेकिन इस ड्रामे को बहुत ज्यादा हाइप इसलिए मिली है क्योंकि टर्किश प्रेसिडेंट जब आए थे पाकिस्तान, तो इमरान खान के साथ मिलकर जो है उन्होंने कुछ बात बात की, और इमरान खान ने जाती तौर पर इसको डब करवाया, और डब करवाने के बाद ये डिसाइड किया कि ये पीटीवी पर चलेगा। हम पाकिस्तानियों के साथ ना एक बड़ा अजीब सा मसला है, और वो अजीब सा मसला ये है कि हम पाकिस्तानियों को आइडेंटिटी क्राइसिस, कई जो आइडेंटिटी का जो बहरान है, आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो बहुत ज्यादा है। और वो कैसे है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम पाकिस्तानियों का जो नेशनल एंथम है ना, वो पर्शियन लैंग्वेज में है, फारसी में है। हमारा जो कानून है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इंग्लिश में है। हमारी जो लैंग्वेज है, जो जुबान है, वो उर्दू है। हमारा जो मतलब पाकिस्तान का, मेरा तो नहीं पाकिस्तान का जो मजहब है, वो अरबी में है। ड्रामे जो है वो टर्किश है। फिल्में जो है वो इंडियन है और हमारी जो विशेस है, हमारी जो ख्वाहिशात है, वो यूरोपियंस है। इस हद तक हमारा जो है आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो चला गया है। अब इस आइडेंटिटी क्राइसिस पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूं कि जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान पर जो हुक्मरान एलीट है, जो रूलिंग एलीट है, उसकी बड़ी शिद्दत के साथ ये ख्वाहिश रही है कि इस मुल्क में बसने वाले लोगों को जो सकाफती और जज्बाती शनाख्त है, या जो कल्चरल और इमोशनल आइडेंटिटी है, वो कुछ ऐसी मिले कि इसके बाद वो अपनी हिंदुस्तानी तहजीब जो है, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो इंडियन रूट्स हैं, उससे कट कर रह जाए। इस सारे प्रोसेस में हुक्मरान एलीट का ही पूरा कसूर नहीं है, बल्कि इसमें पूरी तरीके से इंटेलेक्चुअल एलीट जो है पाकिस्तान की, वो भी इस सारे प्रोसेस में शामिल रही है। पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल एलीट जो है वो कोई प्रोग्रेसिव सेकुलर या ह्यूमनिस्ट नहीं है।
जो अपने ख्यालात और अपनी राइटिंग से एक ऐसा नैरेटिव बनाए जो गैर जानबदार हो और अपनी कौम को सिखाएं कि आपको बायस हुए बगैर सोचना और समझना है। तो ऐसा है नहीं। यहाँ तो जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये जो दानिश्वर हैं, वो भी बड़े मजहबी कट्टर किस्म के मजहबी हैं। जो कॉलम लिखेंगे तो भी इस्लाम का तड़का लगाएंगे, नावल लिखेंगे तो भी इस्लाम का तड़का लगाएंगे, और जो बेवकूफ हैं उनको बेवकूफ से मजीद बेवकूफ बनाते चले जाएंगे। अगर हम वापस आए इंडिया की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ, तो हिंदुस्तान जो है वो हमेशा से ही बाहर से जो आने वाले हमलावर थे उनकी जद में रहा है। अलेक्जेंडर द ग्रेट देख ले, जो जो मुस्लिम कातिल हैं उनको देख ले, मोहम्मद बिन कासिम को देख ले, मुगल अंपायर देख लें। बल्कि मैं ये सोच रहा हूं कि ये मुगल अंपायर ने इंडिया को, या इंडिया की जो वेल्थ है इसको, उसको किस तरीके से लूटा है और एक्सपोर्ट किया है, इसके ऊपर मैं पूरी एक सीरीज बनाने का सोच रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस सीरीज को अपने चैनल के साथ साथ अंकुर आर्य के चैनल पर भी बताऊं, ताकि लोगों को अपनी हिस्ट्री पता हो कि मुगलों ने हमारे साथ क्या किया है। फिर मुगलों के अलावा अगर आप अंग्रेज देख लें, इन सब ने क्या किया है, इन सब ने हिंदुस्तान का नमक खाया है। और जुल्म की बात ये नहीं है कि हमलावर जो थे वो सिर्फ मालो दौलत लूट कर ले जाते थे, बल्कि इस धरती के बेटियों, बेटों को और बच्चों को गुलाम बनाकर ले जाते थे। और इससे भी बड़ा जुल्म ये कर गए कि आने वाली जो नस्लें थीं उनसे उनकी आइडेंटिटी भी छीन कर ले गए। जब ये आइडेंटिटी छीन कर ले गए तो जो बच गए थे वो बेचारे एक इज्तमाई नफ्सियाती बहरान का शिकार हो गए। हमारे यहाँ कुछ लोग जो है वो अभी भी अपनी शनाख्त से भागते हैं, और उनको लगता है कि अगर हम अपने आप को इंडियन आइडेंटिफाई करेंगे, इंडियन के तौर पर अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, तो ये शायद हमारी बेइज्जती होगी, हमारी हमारी इज्जत में कोई फर्क आएगा। वो क्या करते हैं कि अपने आप को बड़े, वो जो वहशी हमलावर थे, अरब थे, ये टुर्क थे, उनके साथ आप अपने आप को जो है ना वो जोड़ने की कोशिश करते हैं। वो फिर क्या करते हैं कि जो जो इन हमलावरों का जो हुलिया है, उनकी सकाफत है, उनकी जुबान है, उनका लहजा है, उनकी डाइट है, उनकी जो हैबिट्स थी, या जो उनका तर्ज जिंदगी था, उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। और अपनी मकामी जो तहजीब और सकाफत है, उसके सब चीजों को जो है ना वो हिकारत या नफरत की नजर से देखते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस जो है, ये शक्ल जाहिरी तौर पर अगर कोई दूसरा देख रहा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा फनी सी लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि ये बहुत डेप्थ वाली, एक कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, गैर महसूस, महरूमी से भरी हुई और बहुत ज्यादा काबिले रहम हालत है हमारे इंडिया में। तो मुझे नहीं पता किस तरह होता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ जब मैं देखता हूं तो मुझे ये सारी चीजें जाती तौर पर फील होती हैं। लेकिन फिर जब हम इनको किसी धोखे से निकालने की कोशिश करते हैं तो आगे से एक अजीब सा रिएक्शन आता है। तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे हम इनके जख्मों पर नमक लगाने वाले हैं, हम इनके दुश्मन हैं। हम इनके दुश्मन नहीं है, हम इनको अपनी रियल आइडेंटिटी की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, इनको बताने की कोशिश करते हैं कि आप लोग असल में हैं क्या। ठीक है, जब मजलूम इस बात को समझ गया तो वो फिर शनाख्ती बहरान के चक्कर से निकलकर जबर, तशद्दुद, बेशुमार गुनाहों के खून से रगी हुई जालिम की शनाख्त को अपने ऊपर ठूसना, उसका नकाब पहनना जो है ना वो अपने आप को उससे निकल आता है, उसको उसको फेंक देता है। लेकिन मजलूमी की एक लंबी दास्तान है कि आज हमारे पास, पाकिस्तान के पास, पाकिस्तानी मुसलमानों के पास अपनी शनाख्त ही जो है वो बाकी नहीं बची। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी रगों में किसी तुर्क का खून नहीं दौड़ रहा, हमारी रगों में किसी अरबी का खून नहीं दौड़ रहा। हम इंडियंस हैं, हमारी सकाफत जो है वो इंडियन है। अ, अभी कुछ अरसा पहले जो है वो सोशल मीडिया पर वादी सिंध जो है, जो जो इंडस सिविलाइजेशन है, उसके राजा दहर और जो अरब का हमला आवर था मोहम्मद बिन कासिम, उसके हवाले से सोशल मीडिया पर बड़ी दिलचस्प बहस जो है वो चली, जो पहले मैंने कभी नहीं देखी।
धरतीज़ादे अपनी तहज़ीबी शनाख्तों से अगर तहज़ीबी शनाख्त की जो जड़ें हैं, उनसे जब कट जाते हैं, तो शनाख्त का बहरान पैदा हो जाता है, आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हो जाता है और गैर महसूस तौर पर शख्सी और इज्तमाई कौमी बहरान में बदल जाता है। जो पाकिस्तान में होता हुआ मुझे नज़र आया, इंडिया की डिवीजन से लेकर आज तक हमें यही सिखाया गया, सदियों से हमारे माँ-बाप जिस रस्म-ओ-रिवाज के साथ जीते थे, वो हमारे नहीं हैं। ये बताया गया हमें, हमारा इस धरती से कोई ताल्लुक नहीं रहा, बल्कि हमारा ताल्लुक तो आजकल सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान, खास तौर पे पाकिस्तानियों ने अरब से जोड़ लिया। अब हमारा अरब से क्या ताल्लुक है? हमारी तमाम अखलाकियात जो है वो हमने रस्म-ओ-रिवाज जो है ना वो बदल लिए, अखलाकियात हमने अब बदल ली है और आजकल जो है वो हमने एक नया अब्बू बना लिया, वो है अर्तगरल गाज़ी। भाई ड्रामे बनाने, देखने, एन्जॉय करने को कौन गलत कहता है? मसला उन खोते दिमागों का है जो हर गैर हिंदुस्तानी चीज़ को आइडियलाइज़ करते हैं। और जिस मर्जी चीज को इस्लामी तड़का लगाकर दे दो, इनको अपनी शनाख्त के लिए जो है ना वो तरसते हुए ये कूद पड़ेंगे उसमें। ये भी नहीं देखेंगे कि तारीखी हकायक क्या है। जिस अर्तगरल को हम हीरो और हरकुलिस का बच्चा बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में अ, ये भी नहीं देखते कि उसकी ज़िंदगी क्या थी? क्या वो मुसलमान था या नहीं था? बस अगर इस्लाम का तड़का लगा हुआ है, तो वो उनके लिए काबिल कबूल है। अब अर्तगरल की जो पूरी ज़िंदगी है, अगर मैं आपको आज एक फ़नी सा इंसिडेंट बताने लगा हूँ कि उस अर्तगरल की पूरी ज़िंदगी में उसके अंडर जितने एरियाज़ थे, वो बेसिकली 2 सिटीज़ थे, 2 कस्बे थे, एक सोगोत और एक नबी शहर। आज इन दोनों शहरों के दरमियान सड़क बन गई हुई है और इस टोटल सड़क के ज़रिए जो टोटल डिस्टेंस है, वो 85 किलोमीटर का है। मतलब मुंबई के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक का भी डिस्टेंस नहीं बनता टोटल इस जो इस्लामी हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। अब वो इस्लामी हीरो था या नहीं था, वो मैं थोड़ा-सा आगे चल के आपको बताऊँगा। तो ये बात तो ये एक तरफ तो ये देखें कि इस जो जो इस्लामिक हीरो के तौर पर प्रेज़ेंट किया जा रहा है, उसके अंडर जो एरियाज़ थे, वो 2 सिटी और उसके अलावा छोटे-छोटे फोर्ट थे, जो बाज़ंतीनियों के पास थे, मतलब इसके पास भी नहीं थे। फिर अर्तगरल और उसके बाद जो उस्मान खान आता है, वो कई लंबे अरसे तक इन फोर्ट्स को लेने के लिए बाज़ंटीनियंस के साथ जो है वो लड़ते रहते हैं। 90 साल की उम्र में अर्तगरल भाई का इंतकाल होता है और उसकी टोटल कामयाबी 2 गाँव यानी ये 2 सिटीज़ और उसके दरमियान का जो एरिया है वो बनता है। अर्तगरल के बारे में तारीख में बहुत कम लिखा गया है और उसकी वजह यही थी कि तुर्की वालों ने ड्रामा बनाने के लिए अर्तगरल को चुना। वो चाहते तो वो सुल्तान सुलेमान को चुन सकते थे। वो चाहते तो अब्दुल हमीद दोम को चुन सकते थे, लेकिन अर्तगरल को इसलिए चुना था कि सुल्तान सुलेमान और अब्दुल हमीद दोम जो थे वो ज्यादा मशहूर थे। इन्होंने इसको हाईलाइट करना था। फिर फिर आगे चल के तारीख जो है वो हमें ये बताती है कि अर्तगरल के मरने के बाद उस्मान ने जो है वो इस इलाके को एक्सपेंशन दी। फिर अगले कुछ सालों में जो ओटोमन एम्पायर था वो अपनी कुवत को बढ़ाते चले गए। फिर सुल्तान मोहम्मद फातेह का दौर हुक्मरानी शुरू होता है और उसके उसके सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो फतह किया जाता है और फिर वहां से जो है वो ऑटोमन एम्पायर की जो बुनियाद है या जो बेसिस है वो शुरू होती है। इसी सुल्तान मोहम्मद फातेह के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इसने अपने भाई को डबोकर मार डाला था। वो इतने पर नहीं थमे और असूल कायम किया कि जो कोई इक़्तिदार में आए, वो अपने तख्त के दावेदार जो भाई हैं या जो रिलेटिव्स हैं, बच्चे हैं, उनको कत्ल कर दे। भाइयों की गर्दन जनी का सिलसिला सुल्तानी जो उस्मानी जो सल्तनत थी, जो ओटोमन एम्पायर था, इसने बड़ा जबरदस्त इसमें हमें नजर आता है। सुल्तान मुराद सालिस जो था, जो जो तीसरा सुल्तान सुल्तान था, सुल्तान मुराद, इसने अपने 5 भाइयों को इस डर से मार दिया था कि ये तख्त के दावेदार
बन जाते हैं। फिर इस मुराद सालिस का जो बेटा था वो अपने अब्बा से भी कई कई कदम आगे निकल गया। उसने अपने 19 भाइयों को जो है ना वो इसलिए कत्ल कर दिया था कि कहीं ये जो है ना वो तख्त के दावेदार ना बन जाए। मतलब सीधे से लफ्जों में जो कुतखाना मोहम्मद के वक्त से शुरू हुआ था, वो कुतखाना फिर ओटोमन एम्पायर तक ही चलता रहा कि छीनो, झपटो, कब्जा करो, मारो और इक़्तिदार चलाओ। फिर अगली चंद सदियों में जो ओटोमन एम्पायर है, ये अब इसकी जो शान शौकत थी, ये जो एक्सपेंशन थी, वो कायम नहीं रह सकी। उसकी वजह ये थी कि एक तो प्रिंटिंग प्रेस इजाद हो गई थी, फिर अमेरिका दरियाफ्त हो गया था, और यूरोप के हाथ जो इल्म और जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, उनके बहुत लंबे खजाने उनके हाथ लग गए थे, और इनका जो उस्मानी थे या जो ओटोमन्स थे वो मुकाबला ना कर सके, फिर कमजोर होते गए। 19वीं सदी में एक वक्त ये भी आया कि रशियन सल्तनत के खिलाफ जो ओटोमन्स थे, उनको अपने डिफेंस के लिए एक ही गारंटी उनके पास बची थी, वो फ्रेंच थे और ब्रिटिश थे। फिर इस जो इनकी जो जो ताकत थी जो घटती जा रही थी कंटिन्यूअसली, उसको बचाने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिशें की। रियासत को सेकुलर बनाया, सेकुलर इसलिए बनाया कि यूरोपीय इलाकों में इसके टर्की के जो यूरोपियन इलाके हैं, उसमें जो क्रिश्चियंस हैं वो खुश रह सकें। फिर उन्होंने फौज को और जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें काफी सारी अमेंडमेंट्स की, मजहब को भी जो है ना उसमें भी इस्लाहत की, लेकिन कोई भी हरबा जो है ना वो फिर इनको बचा नहीं सका। सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों ने अपनी औरतों को जो है ना वो चूना लगाया, खिलाफत के नाम पर उनका जेवर इकट्ठा करके बेचा। फिर भी जो है ना वो सल्तनत उस्मानिया जो है वो डूब गई। अब ये किसी दिन ये लंबी दास्तान है कि जो सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों ने अपनी औरतों को चूना कैसे लगाया है। अगर कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो शायद उसको मालूम होगा, लेकिन अगर कहेंगे तो मैं फिर किसी दिन एक डिटेल के साथ जो है ना वो वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक पर भी। और वैसे भी ये एक अजीब कहानी है कि जब अंग्रेज इंडिया पर हाकिम था, आजादी के लिए लोग लड़ रहे थे, तो मुसलमानों का एक हिस्सा ऐसा भी था जिसे अपनी धरती से ज्यादा ओटोमन एम्पायर की पढ़ाई हुई थी, और उस ओटोमन एम्पायर को बचाने के लिए बाकी मुल्कों के मुकाबले में कहीं ज्यादा शिद्दत से हमारे मतलब इंडिया में मुतालबात शुरू हो गए थे। फिर इस मुहिम को तहरीक खिलाफत का नाम भी दिया गया था, कुछ मौलवी इसमें इन्वॉल्व थे। अम, आप अगर पढ़ना चाहें तो ये इसके बारे में पढ़ सकते हैं, तहरीक खिलाफत के बारे में। मौलाना हजरात जो थे वो आम मुसलमानों को बताते थे कि खिलाफत को बचाने की मुहिम में शिरकत करना जरूरी है। फिर क्या था कि आम मुसलमान जो पहले से ही तैयार हुए बैठे थे, वो ब्लैकमेल होते गए, औरतों ने अपनी चूड़ियां बेच दी, बालियां बेच दी, खिलाफत कमेटियां को दे दी। खेल खत्म, सोना जेवर हाजम, वो गई खिलाफत, वो गया ओटोमन एम्पायर। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कभी इस शिद्दत के साथ कोई तहरीक मुसलमानों ने तालीम के लिए चलाई, एजुकेशन के लिए चलाई? कभी नहीं, और ना कभी चलेगी। क्योंकि मुसलमानों को इल्म से क्या लेना देना है? इनके पास तो कुरान है, इनके पास जंतर मंतर अलॉगरिथम फार्मूले सारे कुछ पहले ही लिखे हुए हैं। आज 21वीं सदी में जहां पर हमारे पास सेट मतलब लोग मार्स पे पहुंच गए हैं, हमारे पाकिस्तान में आज आज के दिन में इस वीक के अंदर पिछले 2 वीक से ये बहस चली हुई है, क्या जमीन घूमती है कि नहीं घूमती? ठीक है। अब मैं थोड़ा-सा अर्तगरल के बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा था कि अर्तगरल ज़ाती तौर पे क्या था। उर्दू में इस जो ओटोमन एम्पायर है, इससे रिलेटेड एक किताब लिखी गई थी डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर की। ये किताब जो है वो तकरीबन इसकी 2 जिल्दें थी, यानी 2 एडिशन थे, और इसका नाम था दौलत उस्मानिया। अम, ये मेरे ख्याल में पता नहीं लाहौर में शायद शाया हुई है या दारुल मुसन्निफीन के इदारे ने इसको शाया किया था। अब इसका जो दिबाचा था वो सैयद सलमान नदवी ने लिखा था, और इस किताब का मकसद जो था वो मुसलमानों को तुर्कों के जो कारनामे थे वो बताना था। वही कोशिश जो इमरान खान कर रहे हैं ये पहले भी हो चुकी थी। अब डॉक्टर उज़ैर जो है वो तस्लीम करते हैं कि सुलेमान शाह और अर्तगरल नॉन मुस्लिम थे, और इस कबीले का पहला शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया वो अर्तगरल का बेटा उस्मान था।
ठीक है? अब वो अपनी इस स्टोरी में एक वेस्टर्न राइटर की एक एविडेंस के तौर पर लिखते हैं कि 13वीं सदी की इब्तिदा में खुरासान और मारवान नहर के दूसरे इलाकों की जो कौमें एशियाई कोचक की सरहदों पर नमूदार हुई, उनके इस्लाम लाने का कोई ज़िक्र किसी तारीख में नहीं मिलता। खुद उस्मानियों के मुअर्रिख नशरी के बयान से भी ये इशारा मिलता है कि उस्मान का मुअर्रिस आला सुलेमान शाह और उसके साथी जो अपने वतन से निकल खड़े हुए गैर मुस्लिम थे। 12वीं सदी और उसके बाद के सयाहों की कई शहादतों से ये मालूम होता है कि ये कौमें बुत परस्त थीं। इन मुख्तलिफ टर्किश कबीलों ने उस ज़माने में जो उस एरिया में दाखिल हुए थे, अपने आप को एक इस्लामी माहौल में पाया। उस्मान और उसके कबीला के इस्लाम लाने से उस्मानी कौम पैदा हुई। ओटोमन्स जो है वो इस्लाम की तरफ आए। इस तब्दीले मज़हब का नतीजा जो था, वो फिर उन्होंने जब इस्लामी हिस्ट्री पढ़ी तो फिर उस्मान ने जो है वो अपनी कंक्वेस्ट वगैरह जो है वो शुरू की और इलाके की जो एक्सपेंशन है वो शुरू की। अर्तगरल और उस्मान एक देहाती सरदार की हैसियत से सगुवत में सीधी-सादी ज़िंदगी बसर करते थे। उनकी इस ज़माने की किसी जंग या फ़तह का ज़िक्र तारीख में नहीं मिलता। अर्तगरल के ताल्लुकात अपने पड़ोसियों के साथ बिल्कुल सुलह और दोस्ती वाले थे। नशरी कहता है कि इस मुल्क के काफिर और मुस्लिम दोनों अर्तगरल और उसके लड़के की इज्जत करते थे। काफिर और मुस्लिम का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर उस्मान अपने पड़ोसियों पर हमलावर होता है, उनके कलों को फतह करता है और लोगों में एक तबलीगी जोश पैदा करता है, ठीक है? उसके बाद जो है वो फिर ये सारे मामले शुरू होते हैं। तो प्यारे-प्यारे मुसलमानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को अपने जो जिनको डैडी बनाने चल पड़ते हैं, पहले उस डैडी की जो है वो पहले हिस्ट्री पढ़ लिया करें कि वो डैडी जो है वो मुसलमान थे भी कि नहीं थे। उसके बारे में थोड़ा-सा हिस्ट्री से पढ़ लिया करें, हिस्ट्री से देख लिया करें कि वो क्या थे, क्या नहीं थे। तो आज मैंने बहुत बोल लिया, अकेला था। गालिब साहब होते तो थोड़ी-सी हेल्प हो जाती। अच्छा जी, मैं ये कमेंट्स देख लेता हूँ। अम, अ खैर मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा बोला है, तो फिर आज की स्ट्रीम को मैं यहाँ पर ही एंड करता हूँ। दोबारा लाइव आने की कोशिश करूँगा किसी और दिन। तो मेरी दोबारा रिक्वेस्ट अपने व्यूअर से यही है कि पहले 10 मिनट में जो आप लोगों को इश्यू हुआ उसके लिए मुझे माज़रत। और एक और चीज़ जो वो रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आपने मेरे चैनल को नया सब्सक्राइब किया है, तो काइंडली इसको बेल आइकॉन प्रेस करके घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ के जो है वो नोटिफ़िकेशंस मिल सके। अम, अच्छा जी, अम, तो आज की फिर वीडियो को जो है वो एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने अपने चैनल पर एक और चीज़ नोट की थी, वो ये नोट की थी कि मेरे जो वीडियोज़ हैं वो सिर्फ़ आप लोग ना सिर्फ़ देखते हैं बल्कि इसको व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। तो ये प्लीज़ इस सिलसिले को कंटिन्यू रखिए इन वीडियोज़ को जो है ना वो व्हाट्सएप पर फ़ेसबुक ग्रुप्स में और मुसलमानों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ताकि मेरी कोशिश क्या है? मेरी कोशिश ये है कि मैं इन लोगों को इस्लाम से इंसान की तरफ ला सकूँ, इनको मुसलमान से इंसान बना सकूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।